जी स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के पास पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे और उसमें जो है यूएचएस के पास पेपर आएंगे, नम्स के डिफरेंट सवाल हैं और ईटा के डिफरेंट सवाल हैं। इन सब के हम पास पेपर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड दैट इज़ द रिएक्शन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वोल्टिक सेल। आपको पता ही है कि जो वोल्टिक सेल्स या फिर जो गैल्वेनिक सेल्स हैं उनके अंदर जो रिएक्शन होता है वो किस बेस पे होता है कि उनके अंदर जो है वो दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक तो रिडक्शन होती है और एक रिडक्शन के साथ उसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसलिए जो है ये जो वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल्स हैं इनकी जो वर्किंग है, इनकी प्रिंसिपल की है, वो किसके ऊपर है, वो रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन हमारा डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इन ऑल ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ केमिकल रिएक्शन लूज इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज देयर। आपको पता ही है कि आपने जो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन की आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ऑक्सीडेशन की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप डेफिनेशन ज़्यादातर यही पढ़ते हैं कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या पढ़ते हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। और आपको पता है कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में जो स्पीशीज़ का है वो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या हो गई है, ऑक्सीडाइज हो गई है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उसने यही पूछा है कि अगर हम किसी स्पीशीज़ को ऑक्सीडाइज करवा दें, ऑक्सीडाइज करवाने से मुराद उसको इलेक्ट्रॉन, उसका जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए, तो रिलीज होने से उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आपका होता है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर विल इंक्रीज। तो उसने क्या कहा है, लूज इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीजेज देयर। तो क्या इंक्रीज होगा उसका, अभी हमने देखा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी इंक्रीज हो जाएगी, और वो वाला हमारे पास ए ऑप्शन के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, वो कह रहा है इन MgCl2 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इज। MgCl2 के अंदर आपने क्या फाइंड करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है किसकी, Cl की, MgCl2। और आप बखूबी जानते हैं कि जिसकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी हो ना, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का तरीकाकार क्या है कि जिसकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, जिस तरह यहाँ पर हमें क्लोरीन की फाइंड करनी है तो हम क्लोरीन को ले लेंगे X। अब चूंकि दो क्लोरीन है तो इसलिए हम X के साथ लिखेंगे 2 प्लस बाकी जो एटम होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने वैसे ही साथ प्लस कर देनी है। और मैग्नीशियम साथ एटम है तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस का 2 और प्लस ये क्लोरीन का 2x और ये इक्वल टू हो जाएगा 0 अगर इसके ऊपर कोई यहाँ पर चार्ज वगैरह नहीं है। अगर चार्ज होता तो फिर वो चार्ज इक्वल टू के बाहर आ जाना था, वो अभी हम आगे जाके करते हैं। तो प्लस का 2 ये, तो प्लस का 2 ये प्लस 2 इंटू एक्स, 2x हो गया इज इक्वल टू 0। तो 2x इधर ही रहेगा, ये प्लस का 2 दूसरी तरफ जाकर ये प्लस का 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, -2। तो 2x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1। तो मतलब ये है कि हमारे पास जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई x वो कितनी आई, -1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि जो हैलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा -1 ही होती है। तो इसके क्या आंसर आ जाएगा, -1 डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेव्स एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा जो है रिएक्शन वो बिहेव कर रहा है एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपने बताना है रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा इनमें से। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक है हमारे पास पहले वाली, अगर देखें तो रिडॉक्स रिएक्शन के आपको पहले एक तो पता होना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसे कहते किसको हैं। तो आपको पता है कि रिडॉक्स रिएक्शन उनको कहते हैं जिनके अंदर क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। किसके अंदर क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो और साथ में रिडक्शन भी हो। मतलब एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज कर रही हो और दूसरी रिडक्शन कर रही हो तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो मतलब ये हमने ये चारों आंसर्स में से वो वाला आंसर ढूंढना है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो।
अब जब आप ये वाले आंसर को देखेंगे सी वाले को, तो इसमें तो क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से किधर जा रही है, Cl2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और क्या हो रहा है -1 से किधर जा रही है 0 में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, -1 से 0 में जा रही है, तो डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज होने का मुराद कि ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। आपने पीछे पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने से मुराद ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीडेशन स्टेट जब डिक्रीज होगी तो उससे मुराद क्या है, रिडक्शन हो रही है। तो सी वाली ऑप्शन में तो सिर्फ हमें रिडक्शन नज़र आ रही है, जबकि हमें तो ढूंढना है कि जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, तो ये नहीं होगा। इसी तरह अगर आप डी वाली ऑप्शन में देखें तो इसमें सोडियम +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। +1 से किधर जा रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो +1 से जब 0 में जा रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज। तो मतलब ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सॉरी, यहाँ पर जो है हमने क्या करना था, यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 में जा रही है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर आप देख लें ज़रा, इसको इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होने से मुराद यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। आंसर फिर भी ये गलत ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है। हमें तो दोनों ढूंढने हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, और यहाँ पर क्या हो रही है, सिर्फ रिडक्शन हो रही है, तो ये भी नहीं हमारा आंसर होगा। जबकि ए वाली ऑप्शन को आप देखेंगे तो ए वाली ऑप्शन के अंदर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर Na+1 फॉर्म में है, और जब हम Na को दूसरी तरफ देखेंगे तो Na यहाँ पर भी +1 फॉर्म में ही है। तो मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा, ये ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हो रहा। इसी तरह जो है Cl को अगर देखेंगे, यहाँ पर ये Cl -1 फॉर्म में है, और यहाँ पर भी ये -1 फॉर्म में ही होगा। तो ये कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हमें नज़र नहीं आ रहा। +1 +1 -1 और -1 नज़र चेंज नहीं नज़र आ रहा। तो ना तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है ना रिडक्शन हो रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता ए वाला। जब आपके बी वाले को देखेंगे तो यहाँ पर Na जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब ये NaCl बना रहा है तो ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, +1 में। मतलब 0 से +1 में चला गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। जबकि यहाँ पर देखेंगे क्लोरीन को, Cl2 को, तो ये 0 से -1 में गया, तो 0 से -1 में जाते हुए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, कम हुई है, तो ये रिड्यूस हो गया। तो मतलब इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है। तो ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, तो ये क्या होगा, एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला, ये वाला। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन SO4 नेगेटिव द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज। तो ये वो वाला सवाल है जिसमें मैं आपको कह रहा था कि अगर ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो फिर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है। वो हमें कह रहा है कि आपके पास SO4 2 नेगेटिव है, इसमें आपने किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, सल्फर की। तो अभी आपको मैंने बताया जिसकी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको X ले लेना है। अब चूंकि सल्फर एक ही है तो हम इसके साथ यहाँ पर सिर्फ 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जब 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसके आंसर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम 1 को नहीं भी लिख सकते। अगर कोई और होता, जैसे S2O4 होता, तो फिर हम सल्फर को 2 से मल्टीप्लाई करवाते, X को 2 से। तो अभी है नहीं तो हम इसको नहीं मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सल्फर की जगह पर X आ गया, प्लस आगे क्या इसके साथ है, 4 ऑक्सीजन एटम है। तो हम 4 ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, तो 4 × -2 कर देंगे इज इक्वल टू, अब इसका चार्ज कितना है 2 तो इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, या फिर -2 कर लें, 2 नहीं तो -2 कर लें, -2 होना चाहिए चार्ज। ठीक है, अब x तो वैसे रहेगा, प्लस 4 × 2 -8 आ गया, 4 × 2 -8 आ गया, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे -8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू ये -8 उधर जाकर क्या होगा, -2 से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर -2 और +8, और ये हमारे पास आ जाएगा +6। मतलब इसमें हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +6 किसकी, सल्फर की। तो हम आंसर देखते हैं कि +6 किस ऑप्शन में है। तो आंसर हमारा है +6 जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है हमारे पास। आगे वो कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपके पास एक रिएक्शन दिया गया है रिडॉक्स रिएक्शन, इसको आप स्टडी करें।
ठीक है, और बताएं विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस रिएक्शन, कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आप देखें तो उसने पहली ऑप्शन में लिखा हुआ है कि मैंगनीज इज ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम +2 टू +7। आपको पता ही है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज हो, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो तो हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हुई है पीछे। मगर यहाँ पर तो वो कह रहा है कि मैंगनीज ऑक्सीडाइज, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है +7 से +2 में, मतलब ये तो इंक्रीज नहीं हुई है, तो कम हो गई है, तो इसको ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, फिर तो इसको रिड्यूस होना चाहिए अगर ये +7 से +2 में गया है। तो मतलब पहले वाली स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास गलत होगी कि मैंगनीज इज ऑक्सीडाइज फ्रॉम +2 टू +7। समझ आ गया, +2 से +7 में जाते हुए तो ये रिड्यूस होना चाहिए था, ऑक्सीडाइज क्यों लिख दिया, ठीक है। बी ऑप्शन में कह रहा है क्लोरीन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 0 टू -1। अब देखें तो क्लोरीन जो है वो यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखें तो क्लोरीन -1 से 0 में गया है, तो क्लोरीन को हम लिख लेते हैं कि ये -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, और हमें पता है -1 से 0 में जाने का मतलब क्या है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होने से मुराद का ये क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, नॉट रिड्यूस्ड, इट इज ऑक्सीडाइज्ड। तो मतलब ये कि क्लोरीन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 0 टू -1, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये तो -1 से 0 में गया है क्लोरीन, क्लोरीन तो -1 से 0 में गया जो कि ऑक्सीडाइज है, ठीक है। अगर देखें क्लोरीन आयंस आर रिड्यूस फ्रॉम -1 टू 0, फिर वही बात उसने लिखनी कि ये रिड्यूस हुए हैं, जबकि हमने अभी देखा कि क्लोरीन आयंस क्या हुए हैं, ऑक्सीडाइज हुए हैं। अब देखते हैं मैंगनीज वाला जो है, उसने डी ऑप्शन में लिखा है मैंगनीज इज रिड्यूस फ्रॉम +7 टू +2। अगर हम यहाँ पर देखें इस MnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +7, ठीक है, क्या होगी +7, और कह रहा है +7 से मैंगनीज +2 में चला गया है, तो हमें पता है +7 से +2 में जाना ये क्या है, ये क्या है, +7 से +2 में जाना क्या है, ये रिड्यूस है, क्या है, रिड्यूस है। तो इसने सही बात लिखी है डी ऑप्शन में कि इस रिएक्शन के अंदर मैंगनीज रिड्यूस हुआ है +7 से +2 में। बाकी सब ऑप्शंस गलत हैं, डी वाली ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे फिर एक ऑक्सीडेशन स्टेट का ही सवाल है, वो हमें कह रहा है इन NO3 नेगेटिव द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज। तो नाइट्रोजन की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है NO3 नेगेटिव के अंदर, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। NO3 नेगेटिव के अंदर हमने क्या फाइंड करनी है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। तो NO3 -1, तो आपको पता है नाइट्रोजन की अगर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है तो नाइट्रोजन को हम X ले लेंगे, साथ क्या है 3 ऑक्सीजन, तो 3 × -2 इज इक्वल टू -1। -2 क्यों आया, क्योंकि एक जो ऑक्सीजन एटम है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, -2 होती है, और 3 थे तो हमने 3 को -2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। X वैसे ही रहेगा, +3 × 2 -6 इज इक्वल टू -1। तो X -6 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -1 प्लस का 6 हो गया, और -1 + 6 हमारे पास प्लस का 5 आ गया। तो मतलब हमारे पास इस NO3 नेगेटिव में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +5। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, +5। तो ए ऑप्शन +5 हमारा करेक्ट आंसर होगी। आगे है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन C2O4 2 नेगेटिव। अगेन वही ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमारे पास सवाल है, C2O4 2 नेगेटिव में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, C2O4 2 नेगेटिव। तो C2O4 2 नेगेटिव, इसमें हमने किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, कार्बन की। तो कार्बन को हम ले लेंगे X, चूँकि अभी 2 यहाँ पर कार्बन है, C2 है, तो हम X के साथ लिखेंगे क्या, 2। बाकी 4 ऑक्सीजन है, और साथ क्या है, ऑक्सीजन 2 के, ऑक्सीजन की एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 4 × -2, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 तो हम इसको चार्ज को इक्वल के बाद लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x -4 to the 8 -2, तो 2x इज इक्वल टू -2
-8 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 8 और फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू -2 + 8 प्लस का 6 और x इज इक्वल टू प्लस का 6 डिवाइडेड बाई 2 और वो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई हमारे पास, प्लस की 3, जो कि हमारा आंसर होगा। तो +3 हमारा आंसर है इसमें। तो देखते हैं +3 किस ऑप्शन में है, तो वो हमें सी ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो +3 हमारा आंसर हो गया। अगेन हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सवाल है, तो आपको इस बात से बखूबी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सवाल बहुत ही अहम है। द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HClO3, तो ये हमारे पास सेट 2019 में आया सिंध में जो है। तो मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर इसमें UHS के सवाल होंगे मगर बाकी भी कुछ सवाल होंगे। तो हमारे पास किसमें HClO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड करनी है, तो इसको अगेन हम सॉल्व करते हैं। HClO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए इसको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ, तो यहाँ पर इसको मैं फाइंड करूँगा HClO3 में। तो HClO3 में हमने किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, क्लोरीन की। तो हम क्लोरीन को ले लेंगे X, क्लोरीन को X ले लेंगे। अब साथ है एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, तो उसको हम प्लस कर देंगे। प्लस साथ है 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन के -2, तो हम 3 को उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि 3 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिख लें इसमें। अब ये हो जाएगा +1 + X प्लस, अब यहाँ पर प्लस नहीं आएगा क्योंकि 3 × -2 कितना हो जाएगा, 3 × -2 हो जाएगा हमारे पास -6, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर -6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -6, उधर जाकर क्या हो जाएगा +6, और ये +1 उधर जाकर क्या हो जाएगा -1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू +5। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई HClO3 में +5, तो वो हमारे पास है +5 किस ऑप्शन में अंदर, डी ऑप्शन में है हमारे पास +5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे है जी हमारे पास इन वोल्टिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल अ साल ब्रिज इज यूज टू इन ऑर्डर टू। आपको पता है कि आप जो वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर हम 2 जो है वो सेल लेते हैं, और 2 सेल्स के अंदर हम रोड को डाल देते हैं जो हमने इलेक्ट्रोड्स के लिए इस्तेमाल करने हैं, और बाद में इनके अंदर यहाँ पर एक साल ब्रिज लगाया जाता है। और साल ब्रिज का काम क्या होता है कि यहाँ पर जो आयंस बन रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, इनकी तादाद को बैलेंस रखना, मतलब पॉजिटिव आयंस को इधर फेंकना और नेगेटिव आयंस को इधर फेंकना। तो क्या इसका साल ब्रिज का मकसद हुआ फिर, अलाउ मूवमेंट्स ऑफ आयंस बिटवीन 2 सेल्स, 2 सेल्स के दरमियान मूवमेंट्स ऑफ आयंस को अलाउ करना। तो ये हमारे पास आंसर होगा। इसको हम ये भी कहते हैं अलाउ मूवमेंट्स ऑफ आयंस को दूसरी ज़ुबान में इसकी एक और स्टेटमेंट लिखी जा सकती है कि बैलेंस बरकरार रखना, बैलेंस ऑफ आयन रखना। इस तरह अभी मैंने आपको बताया कि ये आयन यहाँ पर नेगेटिव इकट्ठे नहीं होने देगा, नेगेटिव को इधर से इधर फेंकेगा और पॉजिटिव को इधर से इधर फेंकेगा ताकि इनका बैलेंस बरकरार रखे। तो ये हमारा आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज मेजर्ड बाय। तो आपने पढ़ा होगा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है हमारे पास, इसके अंदर आप यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स के साथ यहाँ पर वोल्ट मीटर अटैच करते हैं, और वोल्ट मीटर फिर क्या करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस या करंट को, स्ट्रेंथ को मेजर करता है। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेजर करता है, वोल्ट मीटर मेजर करता है जी। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा, आपको पता है कि आपने केमिस्ट्री के अंदर ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है जिसमें हमने हर एलिमेंट को अरेंज किया हुआ है, ये उनकी वैल्यूज़ की बुना पर, ये जो है वैल्यूज E0 ऑफ सेल की वैल्यू ये वाली, इनकी बुना पर हमने अरेंज किया हुआ है। हम कैसे अरेंज करते हैं, हम ये हाइड्रोजन, ये जो है आपको नज़र आ रहा है ये 0 0 0 ये वाला, ये हाइड्रोजन की बेस पर हम इसको अरेंज करते हैं। मतलब कि हम हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कर इसको अरेंज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पीएच इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हम जो
अरेंजमेंट ऑफ एटम्स करते हैं वो किस बुनियाद पर करते हैं, हाइड्रोजन स्केल के ऊपर करते हैं, इसलिए हम इसको हाइड्रोजन स्केल भी कह सकते हैं। इसलिए हमारा ये सवाल का जो आंसर है कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ किस बेस पर है, हाइड्रोजन स्केल की बेस पर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन स्केल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है और वो 13 क्वेश्चन अब है जो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जो है सवाल ज़्यादा शुरू होने हैं। द ई नोट ऑफ सेल ऑफ स्टैंडर्ड कॉपर हाफ सेल इज प्लस 0.34 वोल्ट। ई नोट की वैल्यू उसने दे दी है कॉपर की। मेजर्ड व्हेन इट इज़ कनेक्टेड विद शी से मुराद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। इन दिस केस द हाफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट शी। अब वो आपको देखें ज़रा क्या कह रहा है। उसने आपको ये कहा है कि आपके पास हमने ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है उसको शी के साथ कनेक्ट किया, शी से मुराद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। इधर हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया है और इधर हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया है, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करने के ऊपर जो कॉपर का यहाँ से यहाँ तक वोल्ट मीटर मेजर किया गया है ना, कॉपर की ई नोट वैल्यू वो हमें मिली है 0.34 वोल्ट। तो बताएं हमें कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड था यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है वो हमने बताना है। कॉपर पर तो हमें पता ही होगा, कॉपर पर अगर पता चल गया तो फिर हाइड्रोजन का तो पता ही चल जाएगा। तो वो हम कैसे बता सकते हैं। आप जब भी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वाला सवाल करें तो आपको पता होना चाहिए कि किस इलेक्ट्रोड पर क्या रिएक्शन होगा। वो हम कैसे पता करते हैं, वो हम इस तरह पता करते हैं कि हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन सा एलिमेंट वो हायर है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर मौजूद होगा, ऊपर की साइड पर, ठीक है, जो हमारी बुक में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी गई है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की तरफ मौजूद होगा, हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हायर होगा उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। जब अभी आप देखेंगे कि कॉपर और हाइड्रोजन में से जो हाइड्रोजन है ना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से ऊपर है, तो फिर मतलब ये कि अभी मैंने कहा कि जो हायर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसके ऊपर क्या होनी चाहिए? ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। तो अभी हमने कहा कि कॉपर और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन जो है वो, सॉरी मैं दोबारा से अच्छा बना लेता हूँ, ये कॉपर और हाइड्रोजन में से जो हाइड्रोजन है वो ऊपर पाया जाता है और कॉपर नीचे पाया जाता है। अभी मैं दिखा भी देता हूँ। तो फिर हाइड्रोजन की क्या होनी चाहिए? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होनी चाहिए और कॉपर इलेक्ट्रॉन पर क्या होनी चाहिए? रिडक्शन होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर क्या हुई? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, H2 ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद वो H+ में कन्वर्ट हो चुका है 2H+ के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर रिएक्शन होगा। जबकि कॉपर रिएक्टर के ऊपर मैं बताऊं तो कॉपर ने अभी क्या होना है? रिड्यूस। तो कॉपर ने क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन को लेकर, कॉपर +2 ने एक इलेक्ट्रॉन को लेकर रिड्यूस हो जाना है कॉपर +1 में। तो ये किधर होगा? कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर, ये वाला रिएक्शन, ये कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर, और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर होगा वो हमने ऊपर लिख दिया ये वाला। तो ये आपने याद रखना है। अब वो यही पूछ रहा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर कौन सा रिएक्शन होगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ये वाला रिएक्शन होगा जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज कर ऑक्सीडाइज हो रहा है और H+ में कन्वर्ट हो रहा है। अभी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। जो लोअर होगा ऑब्वियसली उस पर रिडक्शन होगी, ठीक है। अब आगे जाके जब हम सवाल करेंगे तो फिर मैं ये बात नहीं बताऊंगा, आपको फिर मालूम ही होनी चाहिए कि जो हायर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वहाँ पर उस इलेक्ट्रोड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन। मतलब वो वाला इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। तो हम देखते हैं ये वाला हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जिसमें हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो अगर हम ये वाली ऑप्शन को देखें तो इसमें तो गेन कर रहा है, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। जबकि बी और डी में देखें तो उसमें लूज कर रहा है। मगर बी वाली जो ऑप्शन है वो ठीक है। डी वाली में क्या मसला है
कि यहाँ पर H2 जब लूज़ कर रहा है तो ये H प्लस नहीं बना रहा, H बना रहा है, तो ये हमारे पास आंसर नहीं होगा। तो बी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। MD कैट 2017 में आया हुआ सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अब आगे इसी तरह के सवाल आएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि ये बात को ध्यान में रखना कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ऊपर हायर होगा, ये हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, तो हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, जो हायर होगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी। जिस तरह अभी आपको कॉपर और हाइड्रोजन की मैंने मिसाल दी, तो इसको मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से दिखा भी देता हूँ कि कॉपर और इलेक्ट्रोड में से हायर कौन है। अगर यहाँ पर आप देखें कि कॉपर कहाँ पर है, ये कॉपर +2, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ, तो अब देखें ज़रा, कॉपर +2 ये है और हाइड्रोजन किधर है, ऊपर है। तो फिर ऑब्वियसली हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और कॉपर +2 क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो हायर, जो हायर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो ऑक्सीडाइज करेगा, बाकी दोनों क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है वो हम देख लेते हैं। ये आपको ना बार बार जूम करना पड़ेगा। अच्छा, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज आर्बिट्रेरली टेकन एट 298 केल्विन इज। अच्छा, आप जो अभी आपको मैंने बताया था कि सारे एलिमेंट्स की हमने ये जो ई नोट की वैल्यूज़ हैं वो हाइड्रोजन से कंपेयर करके ली हैं। तो जब हम हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं तो हाइड्रोजन की जो ई नोट वैल्यू है ना, वो हम 0 ले लेते हैं। आर्बिट्रेरली का मतलब हम अपनी तरफ से 0 ले लेते हैं, 0 होगी तो इसकी क्या होगी, 0 वोल्ट होगी फिर, ठीक है। और ये जो हम 0 लेते हैं इसके लिए कंडीशन है कि 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, जिसको हम 250 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, और 1 atm प्रेशर होना चाहिए। इस कंडीशन के ऊपर इसकी वैल्यू 0 है। तो वही पूछा गया है कि क्या इसकी वैल्यू है, तो हाइड्रोजन की हम वैल्यू कितनी लेती हैं, 0.00 वोल्ट लेते हैं। सी ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो एप्लीकेशन में से पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो है कॉइनेज मेटल AuAg CuAg आर द लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज दे हैव। अच्छा, आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जिन एलिमेंट्स की, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपको, कि रिएक्टिविटी जो है ना मेटल्स की, रिएक्टिविटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम कहते हैं ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर किसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हुआ तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। अब यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये दोनों जो हैं ये तीनों जो हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। इनका नाम है कॉइनेज मेटल। ये क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं तो इनके लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह क्या है, तो इनके लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह यही है कि इनका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्या होता है, इनका ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है, हाई होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसको हम कहते हैं। ई नॉट ऑफ सेल से मुराद स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हाई होने से मुराद के इनकी ई नॉट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो प्लस में होती है। तो हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज द केस दैट कॉइनेज मेटल आर लीस्ट रिएक्टिव। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास किस ऑप्शन में मौजूद है कि हाई पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। ये देखें, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं सिलेक्ट करना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो हम पढ़ते ही नहीं है, ये बिल्कुल उल्ट होता है रिडक्शन पोटेंशियल से, ठीक है। तो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल इसका आंसर होगा। अगर आप देखेंगे भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो उसमें आपको कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये रिडक्शन पोटेंशियल के सबसे नीचे वाली वैल्यूज होंगी, मतलब सबसे ज़्यादा हायर वैल्यू होंगी पॉजिटिव की साइड पर, हायर वैल्यूज होंगी इनकी। सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते मगर हायर होंगी, पॉजिटिव की साइड में होंगी। जिनकी नेगेटिव में हैं उनकी कम होती हैं। आगे है इन द फिगर गिवन बिलो द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट इज फ्रॉम
तो वो कह रहा है कि नीचे आपको फिगर दी गई है, तो बताएं इसमें इलेक्ट्रॉन किस से किस तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो एक तरफ आपको जिंक इलेक्ट्रोड दिया गया है और एक तरफ आपको कॉपर इलेक्ट्रोड दिया गया है, जिंक और कॉपर। तो आपको पूछा गया है कि ये इलेक्ट्रॉन ये जहाँ बाहर से यहाँ से सर्किट में किस से किस तरफ मूव करेंगे, जिंक से कॉपर की तरफ, कॉपर से जिंक की तरफ, या फिर किस तरफ, जल्दी से बता दें। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं कि भाई ये देखा ये एरो तो उसने इधर से इधर मूव किया हुआ है, तो मतलब ये कि फिर ये कॉपर से जिंक की तरफ मूव करेंगे, और यहाँ पर वो गलती खा जाते हैं और घर आकर कहते हैं कि एग्जामिनर तो धोखा कर गया हमारे साथ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं आपने सोचना। ये जो EMF ये जो है ये वो अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, ये DC करंट है। ये मैं कह रहा हूँ कन्वेंशनल, और आपने दो टाइप्स पढ़ी है ना करंट की, तो ये बिल्कुल उल्ट होता है इससे। हमने देखना है कि अभी जिंक और कॉपर इनमें से ऑक्सीडाइज कौन होगा। अभी आपको मैं बता चुका हूँ कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ECS में हायर होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो अगर हम देखेंगे ना जिंक और कॉपर में से, तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखना कि ये जिंक जो है वो हायर है, तो मतलब जिंक वाले केस में यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज होगा। मतलब जिंक क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होने से मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो जिंक ने यहाँ पर अपने इलेक्ट्रोड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो भाग कर यहाँ से निकलेंगे और कॉपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, और कॉपर जो है वहाँ पर रिड्यूस हो रहा होगा। कॉपर रिड्यूस कैसे होगा, Cu+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो कॉपर वहाँ से रिड्यूस हो रहा होगा। तो हमने ढूंढ लिया कि कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रॉम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड, दैट इज ऑप्शन नंबर A। तो हमारा आंसर होगा जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो गया हमारे पास A। 17 की तरफ चलते हैं, और 17 जो है हमारे पास अगेन कॉपर और सिल्वर, कॉपर और जिंक के सेल से रिलेटेड है, और ये ज़्यादा सेल पूछा जाता है क्योंकि हमारी बुक में ज़्यादातर यही डिस्कस किया होता है। स्टडी द फॉलोइंग फैक्ट्स, ये नीचे आपके साथ कुछ शेयर किया गया है कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और उसकी वैल्यू ये है, जबकि कॉपर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और उसकी ऑक्सीडेशन की वैल्यू जो है वो, और कॉपर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और उसकी ऑक्सीडेशन की वैल्यू हमारे पास ये है। चलिए अब वो कह रहा है कि आप बताएं कि इनमें से अगर हम ये वैल्यूज़ को करेक्ट मानकर जो कि होती हैं, तो इनमें से कौन सा रिएक्शन करेक्ट है जो नीचे लिखा गया है MD कैर 2015 में। अब आप लोग देख के लग रहा होगा क्या यार इतना मुश्किल सवाल, कौन सी इक्वेशन अब सिलेक्ट करनी है। बहुत ही आसान है, अभी आपको मैंने पीछे ही बताया है कि जिंक क्या होता है, जिंक ऑक्सीडाइज होता है। मतलब ये कि जो जिंक ने है वो Zn से कन्वर्ट होना है Zn+2 में। तो हम देखेंगे किस ऑप्शन के अंदर Zn से Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे A ऑप्शन में तो Zn+2 Zn में कन्वर्ट हो रहा है, हमें तो ये ढूंढना है कि Zn से Zn+2 में जाए, तो ये A ऑप्शन तो गलत होगी। और B ऑप्शन में अगर देखेंगे Zn+2 से ही Zn कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी गलत होगी, C ऑप्शन। और अगर D को देखेंगे उसमें भी सेम है, Zn+2 से Zn+2 में, तो ये भी गलत। जो सिर्फ हमारे पास C ऑप्शन बची है, सॉरी B ऑप्शन बची है, जिसमें जिंक Zn से Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर Cu+2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। और यही तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया है कि जिंक और कॉपर के जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर क्या होगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, मतलब +2 से +7 में, और सॉरी 0 से +2 में, और कॉपर +2 से 0 में जाएगा। और वही हमने B वाली ऑप्शन में देखा है कि यही हमारा करेक्ट आंसर है। Again, that is application of electrochemical series. Keeping in mind electrode potential, which one of the following reaction is feasible? आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो एप्लीकेशन है ना, उसमें एक पॉइंट लिखा गया है, और वो पॉइंट मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको जी। पॉइंट ये लिखा गया है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, उसकी एप्लीकेशन के अंदर, कि अगर हमारे पास ठहरें जरा, कि अगर हमारे पास देखें ये एक मेटल है M,
और इसके साथ हमने रिएक्शन करवा दिया किसी दूसरी मेटल के साल्ट को। जिस तरह हमारे पास मेटल है कोई दूसरी, जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम SO4 MgSO4, इस साल्ट को। अब जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाली जो मेटल है ना, ये वाली मेटल इस मैग्नीशियम मेटल को तभी रिप्लेस कर पाएगी अगर ये वाली जो मेटल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैग्नीशियम से ऊपर की तरफ होगी। तो ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मेटल दूसरी मेटल के साल्ट में से इस साल्ट को तभी रिप्लेस कर पाएगी जब वो कहाँ पर होगी, हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी, हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देन अदर मेटल। जो दूसरी मेटल को उसने रिप्लेस करना है उससे हायर होनी चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद हैं उसमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो साल्ट डिस्प्लेस हो रहा है वो हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाली मेटल से हो रहा हो। पहले वाला अगर देखेंगे तो ये तो रिएक्शन ही नहीं, आपको पीछे ही पर आ चुका हूँ कि Zn+2 से Zn0 में जा रहा है, जबकि हमें उल्ट देखना है कि Zn0 से +2 में जाएगा तो फिर रिएक्शन ठीक होगा। तो ये गलत हो गया। अगर आप इसको देखेंगे FeCuSO4, तो ये डिस्प्लेस कर रहा है Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर साथ अटैच हो रहा है। तो Fe कॉपर को तभी डिस्प्लेस कर पाएगा जब ये Fe कॉपर से हायर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको यही नज़र आएगा कि Fe कॉपर से हायर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। हाँ जी, तो ये देखें यहाँ पर Fe+2 और कॉपर कहाँ पर है, नीचे। तो Fe ऊपर है तो Fe जो है इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, जबकि बाकी ऑप्शंस को आप देखेंगे तो बाकी ऑप्शंस में ऐसा कुछ आपको नज़र नहीं आने वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर कि ये Fe कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, जबकि Zn तो मैग्नीशियम से नीचे पाया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो Zn इसको मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये भी नहीं आंसर होगा। और कैडमियम भी मैग्नीशियम से नीचे पाया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो ये भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ हमारा बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, और वो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि ये आपके पास डायग्राम है जो एक गैल्वेनिक सेल है, द करंट फ्लो फ्रॉम। अगेन उसने हमारे पास एक कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा दिया है यहाँ पर, और एक हमारे पास उसने हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड लगा दिया, कॉपर और हाइड्रोजन गैस। और बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक मूव करेंगे। इसके लिए आपको अगेन वही देखना पड़ेगा कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। तो आपको भी मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ECS में जो हायर होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो हायर इसमें अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको हाइड्रोजन ही मिलता है जो कि कॉपर से हाईएस्ट ऊपर पाया जाता है। तो फिर हाइड्रोजन की क्या होगी ऑक्सीडेशन, मतलब हाइड्रोजन प्लस H+ में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन जाकर कॉपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो हाइड्रोजन टू कॉपर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हमें नजर आएगी कि हाइड्रोजन से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नजर आए। 2016 देखिए अब UHS कितने अहम MCQs बना रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो आपने ज़रूर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस तरह के सवाल ज़रूर पढ़ के जाने हैं, क्योंकि हाई चांसेस हैं कि आपको इस तरह के सवाल आएंगे, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाले। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, एंड क्वेश्चन नंबर 20 अगेन, स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर इज द, हाँ तो इसको मैं आपको आगे एक शॉर्टकट लिख देता हूँ कि आपने अगर देखना है कि जिसकी हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जिस स्पीशीज का या जिस मेटल का हाई रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हाई रिडक्शन पोटेंशियल से मुराद ये है कि वो वाली जो स्पीशीज है वो रिडक्शन पोटेंशियल से मुराद ये है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हुआ तो वो ज़्यादा
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होने से मुराद ये है, क्योंकि हमें पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होने से मुराद ये है कि अगर एक मेटल ए है और वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने से मुराद ये है कि वो आसानी से रिड्यूस होगी, और रिड्यूस होने के साथ रिड्यूस होने से मुराद ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज गेन करके आसानी से रिड्यूस हो जाएगी। जब आसानी से रिड्यूस होगी तो दूसरों को फिर क्या करेगी, आसानी से ही ऑक्सीडाइज करेगी, तो उसको हम कहेंगे वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ख़ुद वो आसानी से या फिर स्ट्रॉन्गली जो है रिड्यूस हो रही है। तो ये आपने रिलेशन ज़रूर याद रखना है। या फिर इससे उल्ट हो सकता है। उल्ट कब होगा, जब यहाँ पर वो लिख देगा हाई ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल। अगर हाई ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल लिखे तो फिर ये वाली कहानी उल्ट हो जाएगी। उसके केस में ये वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीकर हो जाएगा, और स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। तो अभी उसने हमें सवाल पूछा है कि अगर कोई बंदा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसका फिर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, ठीक है। तो देखते हैं किस ऑप्शन के अंदर हमें ये सवाल का आंसर मिला हुआ है कि हाई रिडक्शन पोटेंशियल, स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो स्ट्रॉन्गर इज द रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल, रिडॉक्स पोटेंशियल नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के क्यों नहीं आपने टिक किया? अगर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है तो फिर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, लोअर। आप पीछे देख चुके हैं, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, लोअर। देखें, अगर तो वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जब हाई रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो होगा तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए। मगर उसने यहाँ पर हमें पूछा है कि स्ट्रॉन्ग कौन सी चीज़ होगी, तो स्ट्रॉन्ग हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल होगी। ठीक है, ये वाला आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट लाइब्रेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद एसिड? तो कौन सी मेटल जो है वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस जो है वो नहीं निकाल पाएगी? तो बच्चों इसके लिए भी आपने याद रखना है कि वही मेटल हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस कर पाती है जिसका लो ई नोट वैल्यू हो। लो ई नोट वैल्यू से मुराद कि उनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको इन चार ऑप्शन में से पता चलेगा कि प्लेटिनम सबसे नीचे है, और जिंक फिर है, फिर मैग्नीशियम है, और फिर सबसे ऊपर कैल्शियम है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे आते हुए ई नोट की वैल्यू बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं, और जब ई नोट की वैल्यू ऊपर से नीचे आते हुए बढ़ती है तो प्लैटिनम की सबसे ज़्यादा होगी ई नोट की वैल्यू, और कैल्शियम की सबसे कम होगी। तो अभी मैंने कहा कि हाइड्रोजन वही रिप्लेस करवा पाते हैं एसिड से जिनकी क्या हो, लो ई नोट वैल्यू हो, लो ई नोट वैल्यू। तो इस केस में हमारे पास लो ई नोट वैल्यू किसकी आई, कैल्शियम की। तो कैल्शियम हमारा आंसर हो जाएगा। आगे वो हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट? कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है? तो अगर आप देखें तो आपने यहाँ पर ढूंढना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो अभी आपको बता चुके हैं कि अगर आपने देखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर कौन सा है, तो यहाँ पर लिखा वीकर। अगर आपने देखना है कि जिसकी ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट की पावर है वो कौन सा है, तो आपने ये देखना है कि किसकी लो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो कौन सा है। तो मतलब आपको स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट के लिए रिडक्शन पोटेंशियल लो वाला एलिमेंट चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में से जो हमारे पास, अगर इनको अरेंज करो तो सोडियम सबसे ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, उसके नीचे फिर शायद मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, और फिर क्लोरीन आता है। तो इस तरह ऊपर से नीचे आता हुआ रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है। सबसे कम सोडियम का होता है, तो इसलिए अभी हमने देखा कि सोडियम का सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है, तो फिर ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर मैं आपको ये वाले सवाल की जो है ये इसकी एक शॉर्टकट बना के दे दूँ, तो अगर आपने देखना है कि रिडक्शन पोटेंशियल ई नोट
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडाइजिंग पावर के, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूसिंग एजेंट के। तो अभी हमने ढूंढना था कि रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग कौन सा है, मतलब ये कि अगर आपने देखना था कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो आपने ये देखना था रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है, क्योंकि ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप यहाँ से देखा तो हमें पता चला कि सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखना है हमने कि रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल Fe occurs when Fe gets converted into Fe2O3, what happen with Fe? कह रहा जी भी Fe जब रस्टिंग होती है Fe की, तो Fe जो है वो कन्वर्ट हो जाता है Fe से Fe2O3 में। तो क्या हुआ है Fe को, क्या Fe ऑक्सीडाइज हुआ है, क्या रिड्यूस हुआ है, क्या कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ है? अगर आप देखें Fe की यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हम देखेंगे जीरो से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, बड़ी है कि कम हुई है। अगर बड़ी या कम हुई है तो उस हिसाब से हम कह देंगे कि Fe ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। तो हम Fe2O3 में देखते हैं कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है Fe की। Fe2O3 Fe की हमें निकालनी है, उसको x ले लेंगे 2, क्योंकि Fe2 है इसलिए, प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, 2x 3 इंटू -2 -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 6/2 डेट इज इक्वल टू प्लस का 3। हमारे पास आंसर आ जाएगा +3। मतलब Fe 0 से +3 तक गया, तो फिर क्या हुआ, Fe क्या हुआ, 0 से +3 जाते हुए ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन रेट बढ़ गई है। तो Fe इज ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज डी ऑप्शन। ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट एस्ट्रोनॉट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम, आपने पढ़ा होगा फ्यूल सेल्स एक ऐसे सेल्स हैं जो कि एस्ट्रोनॉट्स यहाँ से पानी लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन फ्यूल सेल, फ्यूल सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है? तो आपको पता है, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, वैसे भी आपको बस ये समझ लेके क्रैमिंग टाइप क्वेश्चन है, तो आपको इसको याद रखने होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रिएक्शन हाइड्रोजन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो किस में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हमने ढूंढना है। तो हाइड्रोजन के ऑक्सीडाइज हो किस में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है वो हमने ढूंढना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मुराद के हाइड्रोजन खुद क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, और रिड्यूस होने से मुराद के हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, फिर ही वो रिड्यूस होगा। तो हम देखते हैं किस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। जब यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 में गया है, तो ये तो इसकी कम हुई, ओके कम होगी। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से यहाँ पर +1 में क्या, यहाँ पर इसकी ज़्यादा होगी ऑक्सीडेशन, तो ये फिर क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गया। जब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये हाइड्रोजन जीरो से, आपको पता है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सबके साथ +1 होती है, मगर जब हाइड्रोजन के साथ कोई मेटल आ गई ना, जिस तरह सोडियम, तो फिर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 0 से -1 में गया, तो मतलब क्या हुई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हुई, और रिड्यूस हुई से मुराद के यहाँ पर क्या हो गया, ये रिडक्शन होगी इसकी, और यही तो हम ढूंढना चाह रहे थे कि रिडक्शन हो जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो, तो वो हमें मिल गया। कौन सी ऑप्शन है, सी वाली में। बाकियों में देखोगे तो सब में ऑक्सीडेशन मिलेगा आपको। आगे है जी हमारे पास, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ये देखना है कि इस रिएक्शन के मुताबिक कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप देखें क्लोरीन यहाँ से 0 से -1 में जा रहा है, तो जब 0 से -1 में क्लोरीन जा रहा है तो हम कह देंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, लेस हुई है, कम हो गई है। ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है तो मतलब वो रिड्यूस हुई है, और अगर रिड्यूस हुई है तो फिर हम कह सकते हैं कि जो स्पीशीज रिड्यूस होती है वो दूसरों को क्या करती है, ऑक्सीडाइज। तो रिड्यूस होने से मुराद के ये खुद रिड्यूस हुई है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रही है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रही है। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सी बात लिखी है, क्लोरीन ऑक्सीडाइज, ना क्लोरीन तो रिड्यूस हुई है भाई, ऑक्सीडाइज कहाँ से होगी। क्लोरीन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल करेक्ट, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रही है, हमने अभी देखा।
और सोडियम एज रिड्यूसिंग एजेंट। आज जब क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रही है तो सोडियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रही है क्लोरीन, तो सोडियम फिर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। तो ये ठीक है, बी वाली ठीक है हमारे पास। सी को देखें तो क्लोरीन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, ना ना ये तो बहुत गलत है, हमने तो ऑक्सीडाइजिंग वाला ढूंढा ही अभी, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, बी वाला, क्लोरीन एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड एज रिड्यूसिंग एजेंट। आगे हमारे पास है अ सेल इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ द फॉलोइंग टू हाफ सेल, व्हाट इज इनोट ऑफ द सेल। एक सेल जो है वो दो हाफ सेल से मिलकर बना है, एक ये है और एक ये है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों हाफ सेल में जो उसने दो स्पीशीज हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रही हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने से हमारा रिड्यूस हो रही हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जब भी आपको ई नोड ऑफ सेल निकालने का मौका मिले, क्या मिले, मौका मिले ई नोड ऑफ सेल निकालने का, आपने क्या करना होता है कि ई नोड ऑफ सेल निकालने का फॉर्मूला पहले लिख लेना। फॉर्मूला निकलेंगे तो फिर वैल्यूज पुट करना ही काम है हमारा। तो ई नोड ऑफ सेल निकालनी है आपने, ई नोड ऑफ सेल, उसके लिए आपने फॉर्मूला है ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ई नोट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब आपने एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है और एक रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है। अब जब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको तो दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी गई हैं, है क्या नहीं, क्योंकि ये दोनों स्पीशीज रिड्यूस हो रही हैं। रिड्यूस होने से बाद उसने साथ ही रिड्यूस की ये वैल्यू लिखनी है, तो मतलब ये तो उसने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी ना। तो हमें देखना है कि एक रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हो और एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हो। तो जब भी एक स्पीशीज दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल में दी गई हों तो आपने क्या करना होता है, आपने ये जो माइनस वाली स्पीशीज है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में दी गई है, तो इसको आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेना होता है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये माइनस का साइन सिर्फ चेंज कर देंगे प्लस में, तो इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगी प्लस 1.67। तो अब हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आ गया, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.80, तो इसको हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस 0.80 एंड प्लस 1.67, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल की हमारे पास वैल्यू है 0.80 प्लस का प्लस ये और एक प्लस जो हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में आया था प्लस 1.67, तो ये प्लस ही हो जाएंगे तीनों दोनों, और हमारे पास आएगा 2.47 आंसर आएगा इसका। तो वो हमारे पास किस ऑप्शन में मौजूद है देख लेते हैं, 2.47 किस ऑप्शन में मौजूद है, दैट इज ए ऑप्शन, एंड हमारा ये आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से मुराद है जो खुद ब खुद हो जाए, जिसको बाहर से एनर्जी देने की ज़रूरत ना पड़े। अगर इसको देखेंगे तो इसको NaCl को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। FeOH3 को भी तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, ये भी नहीं है स्पॉन्टेनियस। अगर इन दोनों में देखें A और C में से, तो आपको पहले बता चुका हूँ कि जिंक वाला जो है वो ऑक्सीडाइज होना चाहिए, ये हमारा ए वाला आंसर होगा। C वाला तो सवाल गलत, सी वाली तो क्वेश्चन ही गलत है, ये तो रिएक्शन हो गई, ठीक है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। आगे है हमारे पास जी, व्हेन जिंक इलेक्ट्रोड इज कपल्ड विद कॉपर इलेक्ट्रोड इन अ गैल्वेनिक सेल। जब हम जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड को एक गैल्वेनिक सेल्स में मिलाकर बनाते हैं तो बताएं ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगी, जल्दी से बता दें, अब आपको आना तो चाहिए ही है। हमने पढ़ा था कि जिंक और कॉपर में से जिंक ऊपर पाया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो इसके ऊपर क्या होती है ऑक्सीडेशन, और नीचे कॉपर पे क्या होती है रिडक्शन। तो हम देखेंगे कौन सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। क्या हमारे पास रिडक्शन होती है जिंक पर, नो, रिडक्शन तो होती है कॉपर पर, तो ये भी हमारे पास ए ऑप्शन गलत हो जाएगी। बी, रिडक्शन टेक प्लेस एट कॉपर, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट कॉपर, सॉरी, तो ये भी गलत है, कॉपर पर रिडक्शन होती है। रिडक्शन टेक प्लेस एट कॉपर, ये ठीक है, सी वाली ऑप्शन ठीक है हमारे पास, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, हमारे पास वो कह रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH4NO3 नेगेटिव NO3। तो NH4NO3 में वो कह रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं नाइट्रोजन की कितनी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, NH4NO3 इसको अगर आप आइंस में तोड़े तो NH4 प्लस और NO
3 नेगेटिव। इन दोनों में हम अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं नाइट्रोजन की। तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। NH4 प्लस में नाइट्रोजन की निकालनी है तो उसको X ले लेंगे, प्लस 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो 4 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, एक हाइड्रोजन की +1, तो 4 की कितनी हो जाएगी +4 इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 आ गया इक्वल टू के बाद, तो X प्लस का 4 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 4, तो +1 - 4 इज इक्वल टू -3। तो पहले में हमारे पास -3 हमारे पास आंसर आया कि फर्स्ट वाले नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 है। इसके बाद हम देखते हैं कि NO3 नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है नाइट्रोजन की। उनको नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम X ले लेंगे, प्लस ऑक्सीजन की कितनी लेंगे 3 × -2 इज इक्वल टू -1, X 3 × -2 -6 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस का 6 इज इक्वल टू प्लस का 5। तो -3 + 5 हमारा आंसर होगा। तो वो देखते हैं किस ऑप्शन में मौजूद है हमारे पास -3 + 5। तो ए ऑप्शन ही मेरे ख्याल से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज -3 एंड +5 नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट हम जो है एक हमारा लास्ट कुछ सवाल रह गए हैं जिनको हम देख लेते हैं। एक सवाल है वो हमारे पास 2019 में आया हुआ सवाल, ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक्वा सोल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड वर मिक्सड इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क एट 70 डिग्री सेल्सियस विच वाज कैरीड आउट। ये हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है, वो कह रहा है दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज, इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे। ऑब्वियसली इस रिएक्शन को आप रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे क्योंकि इसमें आयोडीन 0 से -1 में जा रही है, तो इसकी आयोडीन की क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है। जबकि आप सोडियम को देखेंगे, सोडियम +1 से सोडियम की जो +1 से जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मतलब रेडॉक्स रिएक्शन है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल के देखिएगा सोडियम और आयोडीन की, तो आपको पता चलेगा कि एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है, तो इसलिए ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब नीचे जो है ये सवाल थोड़ा सा अहम है। इस सवाल के अंदर बच्चों ने देखा बहुत ज़्यादा लेंथी स्टेटमेंट है तो वो घबरा गए, जबकि होना बहुत ही आसानी से है ये। कीपिंग इन व्यू द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सिलेक्ट अ फिजिबल केमिकल रिएक्शन। किसका केमिकल रिएक्शन आसानी से हो जाएगा, आपने वो मतलब जिसका केमिकल रिएक्शन फिजिबल हो, फिजिबल से मतलब केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। जबकि आप ए ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन में उसने क्या किया है कि गोल्ड को Au से Au+3 में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन करवा दी है, और साथ है हमारे पास हाइड्रोजन। तो अभी हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई ऐसी स्पीशीज़ जो कि केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर की तरफ पाई जाए तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी और नीचे वाले की रिडक्शन होगी। तो यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन ऊपर पाया जा रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर पाया जा रहा है, तो हाइड्रोजन की क्या होगी फिर ऑक्सीडेशन होगी और Au की क्या होगी रिडक्शन होगी। तो यहाँ पर तो उसने उल्ट लिख दिया इक्वेशन में, ए इक्वेशन तो फिर बन नहीं सकती। ए में उसने लिख दिया कि हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी जबकि Au की ऑक्सीडेशन होगी, ये तो बिल्कुल उल्ट बात होगी। फिर चलें बी वाले सवाल में चलते हैं। तो क्लोरीन और आयोडीन, क्लोरीन जो है -1 से कन्वर्ट हो रही है 0 में, तो मतलब ये है कि इसकी ऑक्सीडेशन होगी, और आयोडीन की होगी 0 से -1 में रिडक्शन। जबकि आयोडीन जो है वो क्लोरीन से अगर आप देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो ऊपर पाई जाती है, तो आयोडीन की होनी चाहिए थी ऑक्सीडेशन, क्लोरीन की रिडक्शन, मगर यहाँ पर उल्टा, तो ये भी हमारा सवाल गलत हो जाएगा, ये भी नहीं ऑप्शन हो सकती है हमारे पास। आगे है Mg और 2H+, मतलब मैग्नीशियम और H+ का अगर हम सेल बनाएं तो बताएं ज़रा जल्दी से, आप ही बता दें किसकी ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। मैग्नीशियम ऊपर है तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, मगर जब आप ये देखेंगे रिएक्शन तो बिल्कुल मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट ही हुई है, ऑक्सीडेशन ही हुई है, 0 से मैग्नीशियम +2 में चला गया है। जबकि हाइड्रोजन का देखेंगे +1 से 0 में चला गया, मतलब उसकी रिडक्शन हुई है। तो हमारा बिल्कुल जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, दैट इज़ सी ऑप्शन। जबकि डी को देखेंगे तो डी में अगेन
जिंक जब ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो जिंक की होनी चाहिए ऑक्सीडेशन, मगर जब आप देखेंगे यहाँ पर तो जिंक की तो रिडक्शन हुई हुई है, तो ये हमारे पास गलत आंसर हो जाए। 1 मिनट में सवाल हो सकता है, इसमें कोई ख़ास बात है, मतलब इतनी सोचने वाली बात नहीं है, ख़ास बात तो है, सवाल तो अच्छे हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2O3 2 नेगेटिव, तो यहीं पर इसको निकाल लेते हैं। हमारे पास है H2O3 2 नेगेटिव, MDCAT 2020 में आया हुआ सवाल। तो S2 की हमने निकालनी है, सल्फ़र की निकालनी है हमें, तो चूँकि सल्फ़र 2 है तो हम लिखेंगे 2x + 3 × -2 इज़ इक्वल टू -2। तो 2x वैसे का वैसे, 3 × 2 -6 -2, तो 2x इज़ इक्वल टू -2 प्लस का 6, और 2x इज़ इक्वल टू -2 प्लस का 6 प्लस का 4 हो जाएगा। तो 2x इज़ इक्वल टू प्लस का 4 और x इज़ इक्वल टू प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू प्लस का 2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 2 हमारे पास आंसर, दैट इज हमारे पास डी ऑप्शन। हमारे पास है द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस इज, बहुत ही आसान सवाल दिया था 2020 में। हैलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 में होती है हमेशा। ड्यूरिंग विच प्रोसेस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट वो कह रहा है एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दरमियान क्या होती है, आपको पता नहीं चाहिए। ऑक्सीडेशन जब होगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, हमारे पास बी ऑप्शन। तो यहाँ तक तो थे हमारे पास MDCAT 2020 तक के सवाल। इसके बाद हम करते हैं MDCAT 2022 और 23 के सवाल। 21 का तो आपको पता ही है, तो ऑनलाइन हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा MCQs हम नहीं कर सकते। 2023 के जो सवाल थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वो 2 थे, कि पहला था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री मैग्नीशियम आयन इज, फ्री मैग्नीशियम इज आयन फ्री मैग्नीशियम। तो आपको पता कोई भी एलिमेंट जब फ्री हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल था सेलेक्ट द एलिमेंट विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट एक ऐसा हो रहा है जिससे हम एल्यूमिनियम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम।